everyone, welcome to अद्भुत बैच to all my dear magnet brains हिंदी मीडियम की ऑडियंस। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। क्लास 9 की तैयारी बढ़िया तो चल ही रही है। आज जो है ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू ऑल नो कि हम इसे करते हैं एक क्विज के फॉर्मेट में, यानी हमारा चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 2 जिसका नाम है The Shehnai of Bismillah Khan. Already we have completed the explanation and summary of this chapter. Now it's high time कि हम MCQs practice करें क्योंकि both exam point of view से ये काफ़ी ज़्यादा important है। MCQ में चैप्टर के बीच से सवाल आते हैं तो एक होता है ना बढ़िया सा रिवीजन हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, मैंने तो बढ़िया क्वेश्चन डाल दिए, पलक मैम की ड्यूटी हो गई खत्म। आपकी ड्यूटी क्या है यहाँ पे, आपको जो है अपनी एक नोटबुक निकालनी है, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे उसके 4 ऑप्शन दिखेंगे, फटाफट से या तो वहां पे या फिर कमेंट सेक्शन में अपने आंसर बताते जाना है, ठीक है। थोड़ी ही देर में मैं आंसर बताऊंगी, देन यू कैन चेक योर आंसर एंड एट लास्ट क्या करेंगे, सभी अपना स्कोर कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस क्लास एंड अगेन अपना इंट्रोडक्शन तो क्या ही दूं, सबको पता है, आई एम पलक रखियानी, योर इंग्लिश एजुकेटर। सो अब फाइनली शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, एक क्वेश्चन है, ABCD 4 ऑप्शन है, ईजी सा कॉन्सेप्ट है। आइदर आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में या फिर अपनी नोटबुक्स में ऐसे कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर लिखना, डैश लगाना, जो भी ऑप्शन आपको लगता है। ऑप्शन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लेटर लिख सकते हो A B C या D फटाफट से, है ना। एंड देन कुछ समय बाद मैं आपको आंसर बता दूंगी। अगर आपका आंसर सही है ईमानदारी से आपको टिक करना है और अगर गलत है तो क्रॉस करना है। इसका मैं रीजन क्यों दे रही हूँ, क्लास 9 में भी आके बार बार बच्चों वाली बात क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि आप जो क्वेश्चन को क्रॉस करोगे ना तो व्हेन यू विल चेक, जब आप पूरा एंड हो जाएगा आप स्कोर चेक करोगे तो आपको ये ध्यान में रहेगा कि यार भाई मेरी यहाँ पे गलती हुई है, विच मीन्स ये कोई इन्फॉर्मेशन है जो हो सकता है आपको समझ नहीं आई या याद नहीं हुई। तो नेक्स्ट टाइम जब आप सॉल्व करो सो यू नो कि हाँ भाई ये सही आंसर है। बिकॉज यहाँ तैयारी कर रहे हैं, इट्स फाइन इफ यू मेक मिस्टेक्स, बट ड्यूरिंग एग्जाम यू हैव टू बी परफेक्ट, राइट। तो वो परफेक्शन के लिए यहीं से शुरुआत करनी है। ऑलराइट, चलो भाई पूरा जो है यहाँ पे मैम का भाषण हो गया है खत्म, तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आई विल रीड द क्वेश्चन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अ वेल नोन डैश प्लेयर। तो जिनके ऊपर पूरा हमने ये पाठ पढ़ा है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, वो एक वेल नोन का मतलब क्या होता है, जाने माने, यानी फेमस। वो एक जाने माने क्या प्लेयर हैं, क्या बजाते थे वो, A शहनाई, B संतूर, C पियानो या D तबला। तो इससे आसान सवाल तो क्या ही होगा, और MCQ में पूछे जाते हैं ऐसे ही सवाल। मतलब आपने सही आंसर दिया, आपको जो है फुल मार्क मिल गया। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रुकूंगी नहीं मैं, ही वॉज अ वेल नोन शहनाई प्लेयर। पूरा लेसन किसके ऊपर है, शहनाई पे। हाँ जी, वही शहनाई जो शादियों पार्टियों में सुनते हो आप। थोड़ा सा ट्यून बता सकती हूँ, लाइक इस टाइप की ट्यून आती है ना, राइट। तो शहनाई बजाते हैं, कौन है शहनाई प्लेयर, बहुत ही फेमस, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, ऑप्शन A, एंड आई होप ये क्वेश्चन तो किसी का भी गलत नहीं गया होगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट से बताओ इसका आंसर। एम्परर डैश हैड बैंड द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी। ऐसे कौन से एम्परर यानी ऐसे कौन से वहां के राजा थे जिन्होंने बैन कर दिया। बैन का मतलब क्या होता है, किसी चीज पे पूरी तरह से रोक लगा देना। जैसे सरकार ने प्लास्टिक बैन कर दी ना, वैसे ही कौन से राजा हैं जिन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कौन सा यंत्र, पुंगी को बैन कर दिया था। पुंगी होती है ना वो, जैसे सपेरा बजाता है बीन, वो पुंगी होती है। तो किसने बैन किया था, A जहांगीर, B औरंगजेब, C बाबर या D अकबर। सो इफ यू हैव रेड दी लेसन विद मी, फिर तो ऐसे क्विक चुटकियों पे आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर इज एम्परर औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम की बात है कि उन्होंने जो है अपने रॉयल कोर्ट में, नाउ व्हाट इज रॉयल कोर्ट, रॉयल कोर्ट जो राज दरबार होता है ना, शाही दरबार इनके, जहाँ पे प्रस्तुतियां होती है। अब उस टाइम में राजा महाराजा के पास, बेचारे के पास टीवी और फोन तो था नहीं, तो वो क्या है ना अपने एंटरटेनमेंट के लिए आर्टिस्ट को बुलाते थे, म्यूजिशियंस को बुलाते थे। तो उन्होंने रॉयल कोर्ट में जो है पुंगी को पूरी तरह से बैन कर दिया था, राइट। इसका रीजन भी हमें पता है, अभी बताऊंगी नहीं क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, आई होप एवरीवन हैज डन करेक्ट। आर यू रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 3? लेट्स गो। अकॉर्डिंग टू औरंगजेब, पुंगी हैड अ डैश साउंड। बोला था कि नहीं मैंने कि क्वेश्चन आएगा आगे, ठीक है। अब इसका आंसर बताओ। A श्रिल, B प्लेजेंट, C सूदिंग, और इज इट D गुड। यानी अकॉर्डिंग टू औरंगजेब मतलब औरंगजेब राजा के अनुसार
पुंगी हैड अ डैश साउंड। अब भाई उन्होंने पुंगी बैन तो कर दी, लेकिन आप किसी भी चीज पे अगर रोक लगाते हो तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लास्टिक पे रोक लगा है तो क्योंकि उसके जो है कितनी सारी जो है आप कह सकते हो डिसएडवांटेजेस हैं, राइट, जैसे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, सो ऑन एंड सो फॉर चीजें। तो वैसे ही पुंगी को बैन तो कर दिया, लेकिन क्यों किया? बिकॉज इट हैड अ डैश साउंड। उसका किस टाइप का साउंड आता था उसमें से? ए श्रिल, बी प्लेजेंट, सी सूदिंग, डी गुड। तो इजी सा आंसर है। अब देखो ये जो तीनों वर्ड्स है ना, सूदिंग, प्लेजेंट और गुड, ये कौन सी तरफ ले जाते हैं? पॉजिटिव तरफ, यानी अच्छा सुर जिसे कहते हैं। प्लेजेंट यानी कानों को अच्छा लगे, सूदिंग यानी बहुत ही सुकून भरा हुआ, गुड यानी अच्छा। अब बचता कौन है? श्रिल। तो श्रिल का मैं आपको मतलब बताती हूँ। श्रिल का मतलब होता है बहुत ही अनप्लेजेंट सा और बहुत ही आप कह सकते हो ना लाउड सा, तीखा नहीं होता है, कान में जो चुभता है टी करके ऐसे, तो इस टाइप का जो है साउंड होता है। आपने अभी कभी सुना हो टीवी वगैरह में सपेरा जो है ना बजाता है, जब पुंगी बजाता है टेणे तो एक बहुत ही श्रिल सा साउंड, मतलब सुनने में अच्छा नहीं लगता है, राइट। सो ए श्रिल। सो अकॉर्डिंग टू औरंगजेब पुंगी हैड अ श्रिल साउंड, क्योंकि उसकी आवाज सुनने को अच्छी नहीं लगी। एंड काफी ऑब्वियस सी बात है, अगर राजा को अच्छी नहीं लग रही है तो वो उस चीज को वहां पे रोक लगा देंगे, राइट। तभी उन्होंने बैन कर दिया था पुंगी को रॉयल कोर्ट में। चलिए गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन सेज Which instrument got the name reeded noise maker? इनमें से ऐसा कौन सा यंत्र है जिसका नाम पड़ गया था reeded noise maker? अब उसके पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। मैं वेट करूंगी, आंसर बताना, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। Is it A flute, B शहनाई, C हारमोनियम और D पुंगी? इनमें से ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम पड़ गया था reeded noise maker? So I hope if you know the answer you would have given it. चलिए, रीडेड नॉइस मेकर, रीडेड का बेसिकली मतलब होता है, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, जैसे फ्लूट हो गई, शहनाई हो गई, पुंगी, ये सब किससे बनते हैं? लकड़ी होती है ना, लकड़ी, वुड होती है अलग अलग, उनसे बनते हैं। तो उन वुड्स में जब होल करे जाते हैं, जैसे आपने अगर फ्लूट वगैरह भी देखी हो, है ना, कुछ इस टाइप से दिखती है ना, बांसुरी इस टाइप से दिखती है और उनमें जो है ना होल्स प्रेजेंट रहते हैं, है कि नहीं? इस टाइप से थोड़ी बांसुरी दिखती है और उसमें होल्स रहते हैं। तो ये होल्स को बेसिकली कहा जाता है रीड, है ना, रीड्स कहा जाता है। तो रीडेड नॉइस मेकर, नॉइस मेकर, नॉइस का मतलब क्या होता है? शोर। तो नॉइस मेकर क्या हुआ? शोर मचाने वाला, है ना, शोर मचाने वाला। तो उस टाइम में ऐसा कौन सा इसमें से यंत्र है जिसे कहा रीडेड नॉइस मेकर? यानी वो एक रीडेड है, यानी इसमें होल्स जो प्रेजेंट रहते हैं वो है, और नॉइस मेकर शोर मचाने वाला। तो अभी पीछे ही हमने बात की श्रिल, यानी तीखी सी आवाज किसकी थी? पुंगी की थी। तो पुंगी का नाम पड़ गया था रीडेड नॉइस मेकर। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप एवरीवन गॉट इट। चलिए, moving on to the next question, that is question number 5. This is again a good question. Question says, Dash decided to improve the tonal quality of the pungi. A barber, B a tailor, C a cobbler और D a farmer. Dash decided यानी इनमें से किसने ये निश्चय किया, ये निर्णय लिया कि मैं जो है पुंगी की, यानी वो पुंगी जिसे हमेशा के लिए बैन कर दिया गया था, मैं उस पुंगी की टोनल क्वालिटी, व्हाट इज टोनल क्वालिटी? टोनल वर्ड आता है टोन से। टोन समझते हो ना, जैसे स्वर होते हैं, संगीत के अलग अलग टोन्स होते हैं। तो अब जैसे कोई भी आप कोई अगर इंस्ट्रूमेंट बजाता हो तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि आप फ्लूट बजा रहे हो, आप पुंगी बजाते हो, शहनाई बजाते हो, तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के ना अलग अलग टोन्स होते हैं, है ना, अलग अलग पिचेस पे आप उन्हें बजा सकते हो। तो वैसे ही अब क्योंकि पुंगी का कैसे साउंड था? श्रिल, है ना, यानी बहुत ही अनप्लेजेंट। तो यहाँ पे एक इंसान थे, है ना, इन चारों में से कोई, जिन्होंने निश्चय किया कि मैं जो है पुंगी को जो है फिर से रिवाइव करूंगा, मैं उसे वापस लाऊंगा, उसकी टोनल क्वालिटी को सुधार दिए। टोनल क्वालिटी सुधारने से क्या होगा? उससे जो बहुत ही तीखी सी आवाज आती है ना, वो मीठी हो सकती है। तो ये कौन था? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अ बार्बर। अ बार्बर यानी यहाँ पे एक नाई की बात की गई है, जिनकी फैमिली पूरी किससे भरी हुई थी? म्यूजिशियंस, यानी उनकी फैमिली में सब संगीतकार थे, राइट। अच्छा, इन बार्बर का नाम आपके लेसन में नहीं दिया गया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि मैम ये कौन थे, सिर्फ ये बताया गया है कि वो एक बार्बर यानी एक नाई थे, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. The barber made dash holes on the body of the pipe to make that musical instrument. उस बार्बर ने एक पाइप लिया था
और उसकी बॉडी में उन्होंने कितने होल्स किए थे उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए? अ वेरी गुड क्वेश्चन है ना, आपको एग्जैक्ट नंबर याद रखना है। इज इट A 5, B 4, C 7 या D 8? यानी मैं आपको कहानी का एक हिंट दे देती हूँ, चलो, है ना। पुंगी थी, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं पुंगी को बेहतर बनाऊंगा, तो उन्होंने क्या किया, एक पाइप लिया, है ना, जो कि पुंगी से ज्यादा ब्रॉड था यानी चौड़ा था, और पुंगी से ज्यादा लंबा था, और उन्होंने इसमें होल्स बनाए, ठीक है। एंड इसके बाद ये वही इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम आप जानते हो, शहनाई, राइट। तो शहनाई बनाया। तो बेसिक से सवाल है कि शहनाई में कितने होल्स प्रेजेंट थे? तो करेक्ट आंसर इज, काउंट करो ये कितने हो गए, चलो काउंट करके बता दो। 1 2 3 4 5 6 7, यस, 7 होल्स किए थे उन्होंने उस पर्टिकुलर जो है इस पाइप के बॉडी पे, एंड जिससे कौन सा इंस्ट्रूमेंट बना, शहनाई बन गया। ओके, सो ऑप्शन सी 7 इज द करेक्ट आंसर। आज भी आप अगर देखेंगे तो शहनाई में आपको कितने 7 होल्स दिखाई देंगे। ऑलराइट, चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, व्हिच सेज the name of the new instrument which was modified from pungi was A शहनाई, B पुंगी, C संतूर या D सरोद। तो ये क्वेश्चन में तो टाइम क्या ही वेस्ट करो, यानी पुंगी से जो उन्होंने मॉडिफाई करके उसको जो है चेंजेस करके जो नया इंस्ट्रूमेंट बनाया उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया A शहनाई, क्योंकि पूरा चैप्टर हमने जो पढ़ा है उस्ताद बिस्मिल्लाह जी के ऊपर है, एंड क्योंकि वो शहनाई प्लेयर थे तो यही उसकी कहानी थी। ठीक है, चलिए, question number 8 says Shehnai is an indispensable component of any dash wedding. A North Indian, B East Indian, C West Indian और D South Indian. So ये बोला गया है शहनाई जो है एक indispensable component, component का basically मतलब होता है हिस्सा होना। indispensable का मतलब क्या होता है कि इसके बिना यानी इसे हटाया नहीं जा सकता, है ना, हटाया नहीं जा सकता, इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट है ना। जैसे होता है ना किसी चीज़ का, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक बहुत ही छोटू सा एग्जांपल लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर ईटिंग मैगी, तो मैगी में, है ना, मैगी में जो मैगी मसाला है, बोलोगे अरे मैम ये क्या बात कर दी, मैगी मसाला तो सीरियसली क्या है, मैगी में एक इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट। भाई तुम मैगी खा रहे हो, अब उसे मैगी मसाला ही नहीं डालोगे तो क्या बात रही। तो क्या बोल सकती हूँ मैं, मैगी मसाला इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ मैगी, यानी उसको हटाया ही नहीं जा सकता भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो होता ही है, राइट। तो ऐसे ही शहनाई जो है ना एक इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट है, यानी ऐसा हिस्सा जिसे हटा नहीं सकते, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे कहने का मतलब क्या है, हटाया नहीं जा सकता से कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी ये तो होता ही है। ऑफ एनी डैश वेडिंग, कौन सी वेडिंग में, कौन सी शादियों में? तो आपके लेसन में क्लियरली दिया था नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स होती है ना, नॉर्थ इंडिया यानी अपना ही जो यूपी बिहार MP और ये जो स्टेट्स आ गए अपने दिल्ली वगैरह, तो इनकी वेडिंग्स में आप सबने भी सुना होगा ना, शहनाई तो बजती है, मतलब जैसे किसी शादी की बात हो तो नहीं दिमाग में शहनाई घूमने लगते, जैसे पोपट लाल की शहनाई बजती है जब, राइट। तो इसी टाइप से शहनाई जो है एक इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट है ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। इजी सा क्वेश्चन है। चलिए, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 9, सब इसका आंसर जरूर देंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर बताओ। नौबत वॉज अ ग्रुप ऑफ डैश इंस्ट्रूमेंट्स। नौबत याद करो, नौबत जो है रॉयल कोर्ट्स में, है ना, राज दरबार में एक इंसेंबल था, इंसेंबल यानी ग्रुप, समूह, कितने इंस्ट्रूमेंट्स का, यानी वहां पे वो यंत्रों का एक ग्रुप रखते थे। अब आप समझो कोई यंत्र अगर, कोई इंस्ट्रूमेंट अगर रॉयल कोर्ट में रखा गया है तो उसका इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। तो यहाँ पे नौबत वॉज अ ग्रुप ऑफ डैश इंस्ट्रूमेंट्स, कितने इंस्ट्रूमेंट्स थे वो? A 9, B 8, C 10 या D 5? सो ऐसी एक लाइन लिखी गई थी, नौबत द इंसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स, ये पूरी लाइन थी। देखो आप बार बार लेसन पढ़ोगे ना आपको लाइन ही याद हो जाएंगी। नौबत वॉज एन इंसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A 9। ठीक है, कुछ कुछ डेटाज हैं, कुछ कुछ फिगर्स हैं, आप अगर याद रखोगे तो आपको MCQ में बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। ओके, एंड मैं हमेशा एक्सपेक्ट करती हूँ मेरा कोई भी स्टूडेंट MCQ में गलतियां नहीं करके आएगा, बिकॉज मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर लाइक क्विक मार्क्स, आप आराम से इसमें मार्क्स गेन कर सकते हो। बस मेहनत कहाँ करनी है, अंडर एस्टिमेट मत करना है MCQ को कि अरे भाई MCQ तो है हो जाएंगे, नहीं, आपको चैप्टर अच्छे से समझना है। एंड क्योंकि इंग्लिश है, इंग्लिश लिटरेचर है, तो कहानियां हैं, आपको कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी ना समझना है कि साइंस का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे सोशल की हम हिस्ट्री पढ़े ना, इंग्लिश है, इंग्लिश है, आपको कहानी, जैसे मूवी देखते वैसे कहानी है।
ठीक है, चलिए फटाफट से आओ क्वेश्चन 10 पे, इसका आंसर बताओ। डैश ब्रॉट शहनाई ऑन टू द क्लासिकल स्टेज। इन चारों हस्तियों में से कौन है जो शहनाई को क्लासिकल स्टेज पे यानी क्लासिकल मंच तक लेके आए? ए उस्ताद जाहिर हुसैन, बी उस्ताद अमजद अली खान, सी उस्ताद आमिर खान या डी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है ये, जिनके ऊपर ये पार्ट है उन्हीं की बात कर रहे हैं। ऑप्शन डी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। यानी ऑन टू द क्लासिकल स्टेज से क्या मतलब है कि पहले शहनाई को लकी माना जाता है, मतलब अभी भी माना जाता है, तो उन्हें जो है ना कहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड रहते थे कि भाई हम शादियों में बजाएंगे और हम टेम्पल्स में बजाएंगे, यानी शहनाई को यहीं तक बाउंड करके रखा था। लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने वो जो है उसका इंपॉर्टेंस समझे कि ये सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ बजाने के लिए नहीं है, उसमें बहुत सारे हम टोन्स बजा सकते हैं, बहुत सारे राग बजा सकते हैं। और क्लासिकल मंच पे यानी अलग से शहनाई के म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स होने लगे, तो उतने मकाम तक कौन पहुंचाया, किसने पहुंचाया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 11। द क्वेश्चन सेज नेम द प्लेस वेयर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लिव्ड। उस जगह का नाम बताइए जहां पे बिस्मिल्लाह खान जी रहते थे, हैं जहां वो पैदा हुए थे। ए दुमराव, बी दमयंती, सी डूंगरी गांव या डी रिहांद। सो बहुत ही आसान सी क्वेश्चन है, मतलब आपको ऑप्शन भी ऐसे दिए हैं कि आप कंफ्यूज नहीं हो। लाइक एक बार भी आपने अच्छे से चैप्टर को पढ़ा हो ना, इजी है क्वेश्चन। फटाफट से बताओ आंसर, ए बी सी या डी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दुमराव। उनको इस जगह से बहुत प्रेम था, बताते तो थे वो, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन। दुमराव इज अ स्मॉल प्लेस इन डैश। दुमराव एक छोटी सी जगह है, कहाँ पे है? ए तमिलनाडु, बी बिहार, सी तेलंगाना और इज इट डी झारखंड। तो पिछले क्वेश्चन को ही आगे लेते हुए आए हैं, दुमराव में तो वो रहते थे, लेकिन अब दुमराव एक छोटी सी जगह है, इनमें से कौन से स्टेट में, सब राज्य हैं, कौन से राज्य में है? तमिलनाडु, बिहार, तेलंगाना, झारखंड। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी बिहार, है ना, बिहारी बाबू थे वो, है ना, बिहार से है, मतलब दुमराव छोटी सी जगह है वहां पे। अब आप में से कोई कभी दुमराव में रहता है या गया है तो मुझे जरूर बताना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। नेम द टेम्पल वेयर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान यूज्ड टू गो टू सिंग। इनमें से उस टेम्पल का नाम बताइए जहां पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जाते थे, किसके लिए? गाना गाने के लिए, जब वो छोटे थे, राइट, जब वो गाते थे वहां पे। ए बालाजी टेम्पल, बी विश्वनाथ टेम्पल, सी मयूर काशी टेम्पल या डी बिहार जी टेम्पल। जब वो छोटे थे ना, वो कहते थे मैं चैत और ये सब सॉन्ग गाते थे, वो तो कहाँ गाने जाते थे? क्योंकि अब इस चैप्टर में हल्का सा कंफ्यूजिंग पार्ट जहाँ लग सकता है, ऑल्दो कंफ्यूजिंग है नहीं, कि कुछ कुछ टेम्पल्स के नाम दिए गए हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, एक टेम्पल वो था जहाँ वो शुरू में बचपन में गाने जाते थे जब वो छोटू से थे, एंड देन जब वो बड़े हुए शहनाई बजाते थे, उस टेम्पल का नाम दूसरा है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ सबने करेक्ट आंसर दिया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बिहार जी टेम्पल। सो व्हेन ही वाज यंग, जब वो छोटे थे और वो चैत गाने चैत ये नाम देखा था ना आपने, है ना, चैत गाने जाते थे, तब वो कहाँ जाते थे? बिहार जी के टेम्पल में। ओके, ऑल राइट। क्वेश्चन 14 उसी से मतलब रिलेटेड ही क्वेश्चन है आगे। इन बिहार जी टेम्पल ही यूज्ड टू सिंग चैत इन डैश लैंग्वेज। जो वहाँ के होता है ना, हर जगह के रिलीजियस सॉन्ग्स होते हैं पर्टिकुलर, उनके लैंग्वेजेस में। तो बिहार जी टेम्पल वो जाते थे, वहाँ पे चैत गाते थे, तो वो कौन सी लैंग्वेज यानी कौन सी भाषा में चैत गाते थे? ए बी सी डी, भोजपुरी, बिहारी, मराठी, तमिल। अब मुझे पता है क्या करेंगे, है ना, बोलेंगे मैम बिहार जी टेम्पल है, ठीक है, बिहार में दुमराव है, बिहार के वो हैं, तो हमें तो लगता है बिहारी में गाते होंगे। नहीं, क्लियरली दिया गया है लेसन में कि चैत जो है वो कौन सी लैंग्वेज में गाते थे? ऑप्शन ए भोजपुरी, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि बिहार में डुमराव हैं, बिहार जी टेम्पल जाते थे तो बिहारी में गाएंगे, नहीं, चैत जो है वो कौन सी लैंग्वेज में गाया करते थे? भोजपुरी में। ऑलराइट, चलिए ये कुछ कुछ चीजें हैं, तभी मैं कहती हूँ ना एमसीक्यूज को ऐसा अंडर एस्टिमेट मत कर लेना कि मैम इजी होंगे। इसे कहीं कहीं पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन भी एकदम निकाल लेते हैं चैप्टर से, जो आपको याद रखनी है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 which says what had he earned as a prize of his performance from the local महाराजा। तो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे अभी आपको बताया कि वो बिहार जी टेम्पल में चैत गाते थे, अब वो छोटू से थे, है ना, यंग एज में थे, तो उस टाइम पे उनको रिवॉर्ड यानी ये गाने का रिवॉर्ड क्या मिलता था, है ना। रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है? इनाम। क्या इनाम मिलता था उनको?
ए लड्डू, बी बर्फी, सी सौंदेश, सौंदेश बेसिकली बंगाली स्वीट होता है, या डी मोदक, गणेश जी वाले जो मोदक। सो करेक्ट आंसर क्या है? बोलो मैम सभी मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन क्या मिलता था उन्हें? ऑप्शन ए लड्डू मिलते थे। अब छोटे से थे यार, छोटे बचपन में यही इनाम होते थे। आजकल के बच्चे हो गए हैं ना कि हमको पैसे चाहिए, 500 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो, राइट। और पहले क्या होता था, खुश होते थे हम लोग कि आप छोटा सा कोई भी रिवॉर्ड दे दो, हमको लड्डू दे दो खाने को, चिप्स दे दो, उसी में खुश थे, राइट। तो यहाँ पे उन्हें क्या मिलता था? चैत गाने के बाद लड्डू। अच्छा, अब वो लड्डू कितने किलो का था, उसी पे है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 16, द वेट ऑफ द लड्डू वॉज। ये सारे क्वेश्चन रखने का मेरा पर्पस क्या है कि आपको चैप्टर की हर लाइन गो थ्रू हो, है ना। अब लड्डू वाला क्वेश्चन हो सकता है आए या हो सकता है नहीं आए, बट अगेन यू नीड टू रिकॉल कि हाँ हमको चैप्टर की मैम सारी डिटेल याद है जो आपने बताई थी, ठीक है। बिकॉज अगर ये डिटेल याद हो गई तो मेजर डिटेल्स याद करना बिल्कुल आसान है, उसमें तो क्या ही दिक्कत है। सो द वेट ऑफ द लड्डू, उस लड्डू को का वेट कितना था, यानी अच्छा खासा बड़ा लड्डू था। ए 1 किलो, बी 50 ग्राम, सी 1.25 kgs, या डी 1.5 किलो 1.50 kg। तो बहुत ही आसपास का वो है यहाँ पे कंपटीशन। करेक्ट आंसर पता है ऑप्शन सी 1.25 kg। इतना बड़ा है ना, मस्त लड्डू खाते थे वो चैत गाने के बाद। ओके चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज ऑनर्ड विथ डैश। ऑनर्ड विद यानी उनका जो है सम्मान किया गया था, इनमें से उन्हें क्या क्या प्राप्त हुआ है? ए भारत रत्न, बी पद्म भूषण, सी पद्मश्री, और इज इट डी ऑल ऑफ द अबव? जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना, बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं पहला ऑप्शन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज ऑनर्ड विद भारत रत्न, अरे हाँ ये पढ़ा था, जल्दी जल्दी क्वेश्चन निपटाए। अब क्या है, एवरी टाइम आई हैव टोल्ड रीड ऑल ऑप्शंस, रीड ऑल ऑप्शंस, है ना, इसकी माला जपते रहो कि व्हेनेवर देयर इज एमसीक्यू। परख मैम ने क्या कहा है? रीड ऑल ऑप्शंस। मानती हूँ पहला दिखा पहला सही है भाई, दूसरे पे आओ। पद्म भूषण, क्लियरली चैप्टर में उसका भी नाम दिया है, पद्म भूषण भी मिला है, हाँ जी, उन्हें पद्मश्री भी मिला है, इवन तो पद्म विभूषण भी मिला है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो नेवर सी द फर्स्ट ऑप्शन एंड रश कि मैं इसे टिक कराऊं, ठीक है। ये सारे अवार्ड्स, उनको तीनों अवार्ड्स मिले हैं। सो ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज क्वेश्चन नंबर 18। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज बोर्न ऑन। उस्ताद जी का जन्म कब हुआ? अब हिस्ट्री नहीं है तो बहुत सारी डेट्स आपको नहीं दी गई थी, आपको 2 ही डेट थी यहाँ पे, है ना। एक तो उनकी डेट ऑफ बर्थ, है ना, एंड उनकी डेट ऑफ डेथ, ये दोनों दी गई थी, है ना। और एक तो बस ईयर दिया गया था जब उनको भारत रत्न मिला, राइट। तो ये मेजर चीज़ें तो यही दी गई थी जो आपको याद करनी है। तो घबराना नहीं कि मैम इतिहास पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पे छोटी छोटी डिटेल है। सो उनका जन्म कब हुआ बताओ? बहुत क्लोज ऑप्शन हैं। ए 21 मार्च 1916, बी 21 मार्च 1917, सी 20 मार्च 1916, या डी 21 मार्च 1915। जानबूझ के मैंने जो है ना बहुत क्लोज ऑप्शन रखे हैं कि ऐसा नहीं तुमको ऑप्शन ईजी दे दूँ, राइट। बहुत क्लोज है तो आपको अच्छे से याद रखना है। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए 21 मार्च 1960 को जन्म हुआ था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का। ओके, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। रसूल बख्श खान वाज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स डैश। ये आपको कैरेक्टर का नाम दिया गया है, हमारी स्टोरी के कैरेक्टर थे ये कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से इनका रिलेशन क्या है, राइट। ये रिश्ता क्या कहलाता है बताओ इनका? ए फादर, बी टीचर, सी ग्रैंडफादर, या डी ग्रेट ग्रैंडफादर। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की पूरी स्टोरी में जो है इनके 3 रिलेटिव्स की बात बताई गई है। एक इनके पापा, एक इनके दादाजी, और एक इनके अंकल यानी हिंदी में मामा, ठीक है। सो रसूल बख्श खान कौन थे? रसूल बख्श खान उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के ग्रैंडफादर थे, उनके दादाजी थे। सो ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट आंसर। ओके चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 20। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स फादर वाज। अब देखो मैंने कहा दादाजी के बारे में तो बता दिया, अब उनके पापा कौन थे? ए बिसंबर बख्श, बी पैगंबर बख्श, सी तैमूर बख्श, या डी दिगंबर बख्श। सो द करेक्ट आंसर इज, उनके फादर का नाम क्या है? ऑप्शन बी, दैट इज पैगंबर बख्श। कुछ डिटेल्स हैं अच्छे से याद रखनी है। एंड एक और चीज याद दिलाती जाऊं, उम्मीद करती हूँ सब करेक्ट या क्रॉस जो भी आपका आंसर जा रहा है उसे मार्क करते जा रहे हैं, बिकॉज लास्ट में हम स्कोर कैलकुलेट करके बताएंगे। चलिए गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 21 व्हिच सेज अली बख्श वाज हिज डैश। अली बख्श जो हमारी स्टोरी में थे, जो कहानी में जिनका नाम हमने पढ़ा था, वो हिज यानी हिज किसके लिए कह रहे हैं? बिस्मिल्लाह खान के।
उनका रिश्ता बिस्मिल्लाह से क्या था? ए अंकल, बी ग्रैंडफादर, सी फादर या डी ब्रदर? तो बोलोगे मैम ग्रैंडफादर और फादर तो नहीं हो सकते, पता चल गया था पीछे नाम रसूल बख्श खान और पैगंबर बख्श। अब यहाँ पे भाई की तो बात की ही नहीं गई थी, तो बचे कौन? अंकल यानी मामा जी। सो ए अंकल बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इनकी लाइफ में, क्योंकि शहनाई इन्होंने अपने अंकल से ही जो है बजाना सीखी थी। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन सेज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान accompanied his uncle Ali Baks to dash temple for playing शहनाई। यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान accompanied यानी क्या होता है? साथ देना, है ना, साथ जाते थे। किसके? अभी जो अंकल मैंने बात करी ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इनकी लाइफ में। अली बख्श टू डैश टेम्पल फॉर प्लेइंग शहनाई, यानी इनके अंकल जो है अली बख्श वो शहनाई बजाते थे इन चारों में से किसी एक मंदिर में। तो उस मंदिर का नाम क्या है? ए विष्णु टेम्पल, बी कृष्णा टेम्पल, सी अंबा टेम्पल या डी शिव टेम्पल? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विष्णु टेम्पल पे वो जाते थे, है ना, विष्णु जी के मंदिर में जाते थे वो शहनाई बजाने के लिए। ओके मैंने कहा ना इस चैप्टर में मंदिरों के बहुत सारे नाम हैं, तो बस आपको याद रखना है कि कौन से मंदिर का नाम कब लिया गया है, कि कहाँ वो चैत गाते थे, कहाँ वो उनके साथ जाते थे, एंड बाद में हर सुबह वो कहाँ पे जो है शहनाई खुद बजाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23 which says the flowing water of dash always inspired him to improvise and invent rags। यहाँ पे ये क्या है? flowing water की बात की गई है, ठीक है। flowing यानी बहता हुआ पानी। तो इनमें से कौन सी नदी है जिसका बहता हुआ पानी उस्ताद को हमेशा इंस्पायर करता था? इंस्पायर का मतलब क्या होता है? उन्हें प्रेरित करता था, प्रेरणा देता था, और उन्हें ये बताता था कि हम जो है नए नए राग इन्वेंट करना, यानी क्या होता है? नए जो राग होते हैं ना, राग्स क्या होते हैं? सुर जो होते हैं इनके अलग अलग, तो नए नए राग वो इन्वेंट कर सकते हैं। जैसे आप कभी नेचर में जाते हो, है ना, कुदरत की हवा लेने जाते हो या नदी के पास, तो जब आप शांति से सुनोगे ना तो बहुत मस्त सी साउंड आती है जो बहता हुआ पानी है, तो उससे जो है उस्ताद को एक अलग मोटिवेशन मिलती थी। तो कौन सी नदी थी? ए गंगा, बी पद्मा, सी जमुना या डी महानदी? तो करेक्ट आंसर क्या है भाई? बनारस में थे वो तब, ए गंगा नदी। ओके सो गंगा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज क्वेश्चन नंबर 24 which says at the age of dash उस्ताद बिस्मिल्लाह खान accompanied his uncle to the Allahabad music conference। यानी हर जगह वो अपने अंकल का साथ ही दे रहे थे। तो एट द एज ऑफ, कौन सी उम्र में वो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में अपनी वो परफॉर्मेंस देने गए थे? म्यूजिक कॉन्फ्रेंस यानी अलग अलग संगीत की सभाएं होती हैं जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे महान लोग आते हैं, अपने म्यूजिक सुनाते हैं, राइट। सो कौन सी एज में गए थे वो? 20, 14, 15 या 16? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 14। ओके एट द एज ऑफ 14, जब वो 14 साल के थे तब वो गए थे अपने अंकल के साथ कॉन्फ्रेंस में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। He died at the age of उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की मृत्यु कौन सी उम्र में हुई? A 81, B 90, C 70 और इज इट D 80? सो बेसिकली अब यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इजी सा तो चीज़ है। अभी आपने देखा बर्थ डेट क्या थी? 1960, बर्थ ईयर आई मीन बर्थ ईयर क्या था? 1916। एंड उनकी डेथ कब हुई? उनकी डेथ हुई इन 2006। ठीक है, ये डेटा दोनों जो है क्लियरली दिए गए हैं आपके चैप्टर में। ठीक है, तो अब आप सिंपल सी बात है, कितना होगा 1916 से 2006 तक? इट विल बी 90 ईयर्स, यानी 90 साल। सो ही डाइड एट द एज ऑफ 90। सो ऑप्शन बी बिकम्स द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप सभी ने यही आंसर मार्क किया होगा, और यहाँ पे कोई गलती होती है तो डू हाईलाइटेड, कि नेक्स्ट टाइम आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 सेज उस्ताद डैश अप्रिशिएटेड हिम फॉर हिज टैलेंट। इनमें से कौन से उस्ताद हैं जिन्होंने हिम कौन है? अगेन हम पूरा चैप्टर देखिए बिस्मिल्लाह जी के ऊपर है, तो यहाँ जब भी हिम आएगा तो वो उन्हीं की बात हो रही है ना। तो उस्ताद डैश अप्रिशिएटेड हिम फॉर हिज टैलेंट, तो बिस्मिल्लाह जी को उनके टैलेंट के लिए, यानी उनकी जो है कला के लिए किसने अप्रिशिएट किया, यानी किसने उनकी तारीफ की थी? तो कौन थे वो? ए फयाज खान, बी अमजद अली खान, सी फारिद खान या डी जाकिर खान? तो इसके लिए मैं आपको एक बात याद दिलाऊंगी, आप याद करो, जब अभी बात करी थी ना पीछे कि वो इलाहाबाद की कॉन्फ्रेंस में गए थे, है ना, म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में, तो वहां पे
बिस्मिल्लाह जी ने अपनी शहनाई की परफॉर्मेंस दी थी, 14 इयर्स के थे वो, एंड उनकी परफॉर्मेंस के बाद वहाँ पे एक उस्ताद थे जिन्होंने उनकी तारीफ की। तो याद करो वो वाले उस्ताद का नाम क्या था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, उस्ताद फयाज खान। उन्होंने तारीफ की थी बिस्मिल्लाह जी की और उन्होंने कहा था कि तुम जो है अच्छे से और कड़ी मेहनत करो और तुम जीवन में बहुत ही ज़्यादा सफल होगे। आई एम श्योर यू विल मेक इट। एंड उनकी बात बिल्कुल सही रही, राइट? चलिए, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। अगेन ये एक डेट वाला क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? ऑल इंडिया रेडियो एट लखनऊ हैड एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर डैश, 1936, 1938, 1937 और 1939। AIR कहते हैं ना, जिसे AR यानी ऑल इंडिया रेडियो, लखनऊ में कौन से ईयर में एस्टैब्लिश का मतलब होता है स्थापित किया गया था। अब सवाल होगा मैम ऑल इंडिया रेडियो से इस चैप्टर का क्या नाता? तो आप याद कीजिए, जब देखो जब रेडियो एस्टैब्लिश हुआ था ना लखनऊ में, तो हुआ क्या कि उस्ताद को एक बड़ा ब्रेक मिल गया था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को एक बिग ब्रेक। बिग ब्रेक का मतलब क्या होता है? एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया। क्योंकि देखो उस टाइम में यूट्यूब या ये जहां हम पढ़ रहे हैं, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया नहीं होता था। तब के लिए जो आप समाचार पहुंचते थे एक दूसरे तक, वो होता था मेन तो न्यूज़पेपर एंड दूसरा रेडियो। मतलब आप लोग 24/7 ना उनके पास रेडियो रहता था, रेडियो सुनते थे। तो यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो जब एस्टैब्लिश हुआ तो उस्ताद को एक बड़ा ब्रेक मिला, क्योंकि वो वहाँ पे शहनाई, एक टाइम होता था जिसके बीच में वो शहनाई प्ले करते थे, तो लोग उनकी शहनाई बहुत सुनते थे एंड उनका काफ़ी नाम हो गया कि यार इस टाइम पे जो है ना उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अपनी शहनाई सुनाएंगे, है ना। बहुत ही अच्छे सुर में जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस वो देते थे उसमें, राइट। तो एक उनके लिए बिग ब्रेक था। तो यहाँ पे आपको डेट बताना है कि उस टाइम में ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में कब हुआ एस्टैब्लिश। तो करेक्ट इज ऑप्शन बी, 1938। इन द ईयर 1938 AIR लखनऊ जो है एस्टैब्लिश किया गया। इज इट क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 सेज the rag played by Ustad Bismillah Khan on the occasion of Independence Day was, अब याद कीजिए आज़ादी के समय में भी ये थे और वहाँ पे ये जो है पहले इंडियन थे जिन्होंने जो है ना ग्रीट किया था लोगों को अपनी शहनाई से। ग्रीट यानी अब आज़ादी का टाइम है तो लोग बहुत ही खुश थे, राइट। तो एक दूसरे को अभिनंदन देने के लिए तो उस टाइम पे उन्होंने जो राग प्ले किया था, अलग अलग रागों के नाम होते हैं, तो उस राग का नाम क्या है? ए अग्नि, बी राग काफी, सी रागिनी या डी राग मल्हर। इन चारों में से कौन सा राग उन्होंने प्ले किया था? सो करेक्ट आंसर क्या है? सभी को पता है, क्लियरली दिया है चैप्टर में। इंडिपेंडेंस डे पे उन्होंने क्या प्ले किया था? राग काफी। सो ऑप्शन बी बिकम्स द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 29 व्हिच सेज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान परफॉर्म्ड फॉर इंडिपेंडेंस डे एट, यानी स्वतंत्रता दिवस पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी ने परफॉर्म किया था। तो कहाँ परफॉर्म किया था? ए रेड फोर्ट, बी कुतुब मीनार, सी इंडिया गेट या डी ताजमहल। इन चारों जगहों में से कहाँ परफॉर्म किया था? बोलो मैम जाहिर सी बात है, इंडिपेंडेंस डे की बात चल रही है तो हमारे रेड फोर्ट में यानी लाल किले में, ओके, वहाँ पे परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने। करेक्ट आंसर क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं बता रही हूँ, ऐसा कोई बहुत ही अलग टाइप के नहीं आएंगे। बस करना क्या है, चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है मेरे साथ में, है ना, लाइन टू लाइन पढ़ना है, आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, फटाफट से बताइए इसका आंसर। Who gave his famous speech of Tryst with Destiny on 15th August 1947? ये जो स्पीच है ये बहुत ही फेमस स्पीच है। ये किन्होंने दी थी? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की स्पीच 15 अगस्त 1947 यानी आज़ादी के दिन। ए महात्मा गांधी, बी इंदिरा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू या डी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो ये बोलोगे शहनाई के बीच में मैम ये कहाँ आ गई स्पीच? तो क्योंकि हमने ऑलरेडी बात की थी इंडिपेंडेंस डे की, क्योंकि वहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने जो है शहनाई प्ले की थी। तो उनकी शहनाई जो उन्होंने शहनाई प्ले की थी वो कब थी? राइट जो है ना जब ये स्पीच हुई थी, है ना। तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच किसने दी गई थी? क्लियर सा आंसर है मैम ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही फेमस स्पीच रही है, आप जो है इसको देख भी सकते हैं जाके यूट्यूब पे, आपको स्पीच मिल जाएगी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ओके चलिए, क्वेश्चन 31 सेज बिस्मिल्लाह खान्स फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड फॉर परफॉर्मेंस वाज टू। बिस्मिल्लाह खान की पहली यात्रा अब्रॉड, अब्रॉड का मतलब क्या होता है? विदेश। विदेश की पहली यात्रा कौन सी जगह पे थी? ए अफगानिस्तान, बी अमेरिका, सी अरब या डी बांग्लादेश। तो आसान सा इसका आंसर है, सारे आंसर आसान है वैसे तो, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है।
बस नॉलेज की जरूरत है तो नॉलेज को निकाल दो यहाँ पे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है मैम, अफगानिस्तान। पहली उनकी अब्रॉड ट्रिप कहाँ थी? अफगानिस्तान थी। चलिए अब उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए है उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कि अफगानिस्तान के जो राजा थे, अब वो टाइम तो क्या था, राजा महाराजा का टाइम था, तो अफगानिस्तान के जो किंग थे जहीर शाह, ही गिफ्टेड पर्शियन डैश टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान फॉर हिज परफॉर्मेंस। अब पहले के टाइम में क्या होता था, राजा महाराजा खुश हो जाए ना, बढ़िया सोने की चीजें निकाल के बहुत ही कीमती कीमती जवाहरात या बहुत ही कीमती आइटम्स दे देते थे। तो ऐसा ही हुआ, वहां के राजा जहीर शाह ने उस्ताद की परफॉर्मेंस सुनी, वो बड़े ही इंप्रेस हो गए, राजा जी खुश हो गए, तो उन्होंने खुशी में उनको क्या दिया, पर्शियन यानी पर्शिया के डैश उन्होंने दिए, जो कि बहुत ही उस टाइम में वैल्यूएबल होते थे। ए ग्रेप्स, बी शॉल, सी तलवार या डी कारपेट्स। पर्शिया के क्या उन्हें गिफ्ट दिए, यानी ये सब चीजें ना बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं। जैसे आप देखते हैं ना बहुत ही पुराने पुराने ओल्ड जो आप मानते हो चीज़ें होती हैं, लाइक आप अरब की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी, तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुमूल्य होती है। तो क्या दिया था उन्होंने, पर्शियन कालीन दी थी, पर्शियन कार्पेट्स दिए थे। ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 33 व्हिच सेज गूंज उठी शहनाई वाज अ फिल्म बाय डैश। ए मुकेश भट्ट, बी विजय भट्ट, सी सुरेश भट्ट या डी महेश भट्ट। कौन से भट्ट हैं इनमें से? आलिया भट्ट भी आ जाता नाम, ठीक है। चलिए, तो गूंज उठी शहनाई ये फिल्म किसके द्वारा बनाई गई थी? अब इस फिल्म की बात क्यों कही गई है यहाँ पे, क्योंकि इस फिल्म में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपना जो है एक म्यूजिक कंपोज किया था, है ना, इसमें उन्होंने अपना म्यूजिक दिया था, म्यूजिक कंपोज किया था। एंड एक्चुअल में जो है, जो यहाँ पे डायरेक्टर है ना, वो उस्ताद से इतने इम्प्रेस्ड थे कि उन्होंने नाम ही, ये जो शहनाई नाम पड़ा है ना, उस्ताद की शहनाई सुनने के बाद ही उन्होंने रखा है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, विजय भट्ट थे वो डायरेक्टर, है ना। अ फिल्म बाय यानी ये मूवी के कौन थे? डायरेक्टर थे। डायरेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? निर्देशक, जो पूरा है ना डिसाइड करते हैं मूवी का, ऐसे ऐसे कि कैमरा यहाँ से जाएगा वहाँ जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34 which says Bismillah Khan worked for only dash movies 3, 5, 2 या 4। बिस्मिल्लाह खान ने सिर्फ और सिर्फ, ऑल्दो वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए थे, उसके बावजूद उन्होंने कितनी मूवीज में अपना जो है गाने कंपोज किए थे? 3, 5, 2 या 4। सो करेक्ट आंसर सभी को पता है कितनी मूवीज थी? एक तो बॉलीवुड की फिल्म थी और एक कन्नड़ फिल्म थी, यानी कितनी हो गई टोटल? 2 मूवीज। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी बिस्मिल्लाह खान वर्क फॉर ओनली 2 मूवीज, सिर्फ 2 मूवियों में उन्होंने अपना म्यूजिक कंपोज किया था। अब इसका वजह क्या है, वो उन्होंने और वर्क क्यों नहीं किया, तो आगे उस पर भी सवाल है। तो तैयार हो जाइए आगे वाले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 सेज लिंकन सेंटर हॉल इज सिचुएटेड इन यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके या इंडिया। अब लिंकन सेंटर हॉल की बात करी गई थी चैप्टर में, तो ये जो सेंटर हॉल है अब्राहम लिंकन जी के नाम के बाद ये पड़ा है, तो ये कौन सी जगह पे है? यूएसए यानी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम दैट इज लंदन में, या फिर इंडिया भारत में। सो द करेक्ट आंसर इज लिंकन सेंटर हॉल इज सिचुएटेड इन यूएसए, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, चलिए जीके भी इंप्रूव हो जा रहा है आपका इससे, isn't it? Next is question 36. Ustad Bismillah Khan performed in Oscar Trade Fair in Dash. उस्ताद ने, जैसे बहुत सारे आपको यहाँ पे चैप्टर में जगहें बताई थी कि जहाँ जहाँ उस्ताद ने इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे परफॉर्म किया था, जैसे कांस फेस्टिवल में भी उन्होंने किया था। तो एक ओस्कार ट्रेड फेयर, फेयर का यहाँ पे मतलब क्या होता है? ट्रेड फेयर यानी ये मेला होता है ना, अलग अलग मेला होता है, बहुत सारी परफॉर्मेंसेज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये ऑस्कर ट्रेड फेयर कहाँ पे होता है? यूएसए, जापान, चाइना या जर्मनी। सो दिस इज मोर ऑफ अ जीके क्वेश्चन, मोर ऑफ अ जनरल नॉलेज क्वेश्चन व्हिच आई हैव केप्ट। ऑस्कर ट्रेड बेसिकली ना जापान में होता है ऑर्गेनाइज, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया था। सो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान परफॉर्म इन ऑस्कर ट्रेड फेयर इन जापान। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज यानी जीके जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है। ऑलराइट, गुड टू गो। क्वेश्चन नंबर 37, आइए बताइए इसका एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एज अ ऑडिटोरियम नेम्ड आफ्टर हिम एंड सिचुएटेड इन इज अ, है ना,
यानी ये एक ऑडिटोरियम का नाम है। ऑडिटोरियम समझते हो ना, जैसे आपके स्कूल में ऑडिटोरियम होता है, स्टेज होता है वहां पे, है ना, रंगमंच टाइप का। तो ये एक ऑडिटोरियम का नाम है ना, जो कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम के बाद रखा गया है। यानी वो कितने फेमस है हम समझ चुके हैं, राइट। तो ये ऑडिटोरियम कहाँ पे सिचुएटेड है? सिचुएटेड का मतलब क्या होता है? कहाँ पे ये स्थित है, जगह बताओ। हाँ जी, चैप्टर में जगह बताई गई है। ए तोहोकू, बी तेहरान, सी चुभ, या डी जाम्बिया। अतरंगी नाम है बड़े ही जगहों के। सो चैप्टर में दिया है नाम, बिल्कुल दिया है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये जो पर्टिकुलर मौसीकी है ये कहाँ पे है? तेहरान में। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, उम्मीद करती हूँ सबके आंसर सही जा रहे हैं। क्वेश्चन 38 सेज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was honored with भारत रत्न इन द ईयर। अच्छा क्वेश्चन है। भारत रत्न इंडिया में हाईएस्ट सिविल अवार्ड माना जाता है, यानी जो आप नागरिक हैं यहाँ के, सबसे हाईएस्ट अवार्ड्स माने जाते हैं ना, उनमें से एक है कौन? भारत रत्न। तो बिस्मिल्लाह खान जी को वो भी मिला है। कौन से ईयर में? ईयर आपको अच्छे से याद रखना है। इज इट ए 2002, बी 2001, सी 2000 और डी 2010? तो करेक्ट उत्तर क्या है? उस्ताद जी को भारत रत्न से कब नवाजा गया? सन 2001 में, 2001 में। ओके, चलिए। If this is correct, then let's move on to question number 39, which says, for him, two places were most important despite traveling the whole world. One, his birthplace Dumrao, and another was dash. A. Delhi, B. Agra, C. Banaras, या D. मथुरा। आइए सवाल समझते हैं। फॉर हिम यानी बिस्मिल्लाह जी के लिए, यानी उस्ताद के लिए जो है दो जगहें, टू प्लेसेस वर मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्पाइट, डिस्पाइट यानी बजाय, बजाय यानी क्या भाई? उनके लिए, उस्ताद के लिए दो ऐसी जगहें थी जो सबसे उनके दिल के करीब थी, यानी बहुत चाहते थे। डिस्पाइट ट्रैवलिंग द होल वर्ल्ड, यानी बजाय वो पूरी दुनिया घूम चुके थे। सोचो, अमेरिका, यूके, लंदन, एवरीवेयर, सारी चकाचौंध वो देख चुके थे, फिर भी घूम फिर के वो दो जगह उनके दिल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस रखती थी। एक तो उनकी बर्थ प्लेस, जन्मभूमि दुमराव, जिसकी बात हम कर चुके हैं, जो बिहार में है। और दूसरी जगह क्या थी? दिल्ली, आगरा, बनारस या मथुरा। तो आ गया है मैम आंसर वही, जहां हमारी गंगा मैया जहां बहती हैं। ऑप्शन सी बनारस, क्योंकि बनारस में ही उन्होंने अपनी पूरी शहनाई सीखी, रियाज किया। वहां के मंदिरों में वो जो है शहनाई बजाते थे। गंगा नदी के किनारे जो है वो वहां पे अपना रियाज करते थे, है ना, प्रैक्टिस करते थे। तो ये दो जगह है। बोलते मेरे को दुनिया घुमा दो। वो बाहर तभी नहीं जाते। सोचो, उन्होंने यूएसए में एक स्कूल को लीड करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि वहां पे मेरी गंगा मैया यानी गंगा नदी तो नहीं आ सकती, राइट। तो दिस इज द लव एंड करेज ही इज शोइंग टूवर्ड्स हिज ओन कंट्री। तो इससे हमें एक और चीज समझ आती है कि भाई अपनी जो धरती है उससे बहुत प्यार करो, है ना। ऐसा सोचने में लगता है कि दूर के ढोल हमेशा सुहावने दिखते हैं। एक कहावत है ना कि हमको लगता है अरे अमेरिका में ये हो गई, ऑस्ट्रेलिया में ये हो गई। भाई अपनी कंट्री जो है ना, अपने हिसाब से इट्स वेरी परफेक्ट। ओके, सो स्टार्ट लविंग इट। एंड करेक्ट आंसर इज बनारस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 बताइए। अच्छा आंसर इसका करेक्ट, क्योंकि ये अगेन टेम्पल के ऊपर क्वेश्चन है। बीइंग अ मुस्लिम ही स्टिल यूज्ड टू प्ले शहनाई एवरी मॉर्निंग। कहाँ पे बजाते थे? ए बालाजी टेम्पल, बी मीनाक्षी टेम्पल, सी जगन्नाथ टेम्पल, या डी काशी विश्वनाथ टेम्पल। यानी एक अलग धर्म के होने के बावजूद वो जो है शहनाई हर सुबह बजाते थे। इनमें से कौन से मंदिर में? बालाजी, मीनाक्षी, जगन्नाथ, काशी विश्वनाथ टेम्पल। सो द करेक्ट आंसर एवरीवन नोज, हर सुबह वो बजाते थे काशी विश्वनाथ टेम्पल में। ठीक है, यहाँ पे मंदिर में वो हर सुबह शहनाई बजाते थे, जिससे इन्हीं की वजह से एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिला है कि आप किसी भी रिलीजन के हो, आप इंडिया में हो, सो यू आर अ सेक्युलर पर्सन, बिकॉज आप अपने धर्म को भी रिस्पेक्ट करते हो एंड साथ ही साथ सारे धर्मों का सम्मान करते हो। एंड दैट इज एक्चुअली अ ट्रू ह्यूमन। एक सच्चा इंसान वही होता है। और इससे जो है ना, उस्ताद जी ने बहुत बड़ी सीख दी है इस चैप्टर। उनकी कहानी के थ्रू हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, राइट। चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 41। फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर। ही पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त डैश। तो पीछे ही मैंने आई थिंक आंसर बता दिया है। पास्ड अवे का मतलब क्या होता है? कि उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु कब हुई? 21 अगस्त। डेट तो दी है, ईयर क्या है? 2006, 2010, 2007 या 2011। तो पीछे ही बात करी थी मैंने। 1916 में पैदा हुए थे वो, और उनका देहांत कब हो गया था? 2006 में। तभी तो 90 इयर्स के थे ना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, 2006। चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42। Question says,
At the age of 14, Ustad Bismillah Khan accompanied his dash to the Allahabad Music Conference. A. Uncle, B. Music teacher, C. brother या D. father. तो इसके जैसा ही हमने पीछे एक क्वेश्चन देखा था, याद करो, लेकिन उसमें बस फिलअप कहाँ आ गया था, यहाँ डैश लगा दिया था। अरे याद करो ना, पीछे म्यूजिक कॉन्फ्रेंस की बात करी थी, तब भी ये सवाल था, लेकिन वहां पे डैश 14 पे लगा था। तो बताओ उन्होंने अकम्पनी यानी किसके साथ गए थे वो, तो जाहिर सी बात है उनके मामा यानी उन अंकल के साथ हर जगह जा रहे थे वो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हिज अंकल अली बख्श। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43। अगेन अ गुड क्वेश्चन। शहनाई वाज प्लेड फर्स्ट टाइम इन विच किंग्स चेम्बर। ये आप अगर याद करोगे ना, तो जब अपन ने चैप्टर पढ़ा था तो उसकी स्टार्टिंग में ही ये बात आई थी कि शहनाई जो है पहली बार इनमें से कौन से राजा के चेम्बर में, चेम्बर का बेसिकली मतलब होता है कक्ष। अरे भाई राजा महाराजा होते थे तो उस टाइम हर राजा का अपना अलग ही कक्ष होता था जहाँ बढ़िया एंटरटेनमेंट चलता था उनका, ठीक है। तो कौन से राजा थे? ए किंग शहीद, बी किंग जहीर, सी किंग शाह या डी किंग औरंगजेब। तो गलती मत करना, कौन सी गलती, औरंगजेब मत कह देना, औरंगजेब जी ने तो पुंगी बैन की थी। एक और राजा का नाम आया था जिससे शहनाई का नाम आया है, दैट इज किंग शाह। इस स्टोरी को रिकॉल करें, कौन सी स्टोरी याद है? शहनाई का नाम शहनाई कैसे पड़ा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो रिकॉल करवा देती हूँ। भाई शहनाई का नाम शहनाई ऐसे पड़ा कि पहली बार इसे किंग शाह, शाह राजा जो थे इनके चेंबर में पहली बार बजाया गया है ना, जब शहनाई बन गई थी। और ये बजाई किसने थी? एक नाई ने। भाई बार बार को हिंदी में नाई कहते हैं ना, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, बस एक ही जगह ई कर दिया, एंड दैट इज शहनाई। तो ये राजा जी बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, इन्हीं के नाम से जो है ना शहनाई का नाम पड़ा है। ऑल राइट, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 44। अच्छा सवाल है ये भी। उस्ताद डिड नॉट लाइक द डैश एंड डैश ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। ए मनी एंड पीपल, बी आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर, सी डायरेक्टर एंड एक्टर्स, डी म्यूजिक एंड ड्रामा। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि उस्ताद इतने फेमस हो गए थे, एंड आपको पता है मूवी इंडस्ट्री से तो इंसान और कितना हाइक पे चला जाता है यार फेमस होने के लिए। लेकिन उस्ताद ने इतना फेमस, उनकी जो गाने हुए थे, मूवीज हुई थी, फिर भी उन्होंने सिर्फ 2 ही मूवीज क्यों करी? वो फिल्म जगत में और ज्यादा आगे क्यों नहीं आए? तो इसका कारण है उस्ताद डिड नॉट लाइक, उस्ताद को नहीं पसंद था डैश एंड डैश ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, यानी फिल्मी दुनिया की ऐसी कौन सी 2 चीजें थी जो उन्हें नहीं पसंद थी। एंड आपके लेसन में एग्जैक्ट ये 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो मनी एंड पीपल, यानी उन्हें फिल्मी इंडस्ट्री के का पैसा और लोग नहीं पसंद थे। बी आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर, यानी वहाँ का नकलीपन और वहाँ की चमक धमक नहीं पसंद थी। सी डायरेक्टर एंड एक्टर्स, यानी निर्देशक और जो है कलाकार नहीं पसंद थे वहाँ के। यहाँ डी म्यूजिक एंड ड्रामा, वहाँ का संगीत और वहाँ का जो है नाटक यानी ड्रामा नहीं पसंद था। तो आई वेरी वेल होप सबने करेक्ट आंसर बता दिया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उस्ताद डिड नॉट लाइक द आर्टिफिशियलिटी। आर्टिफिशियलिटी कौन से वर्ड से आया है? आर्टिफिशियल से, ठीक है। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो नकली हो, राइट। तो उस्ताद को ये नहीं पसंद था कि फिल्म इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं अपना असली चेहरा छुपाना पड़ता है मीडिया के सामने, राइट। बहुत ज्यादा आपको ड्रामा करना पड़ता है, अलग एक पर्सनालिटी दिखानी पड़ती है, इज़न्ट इट। तो उस्ताद को ये चीजें नहीं पसंद थी, राइट। तो इसलिए एक तो आर्टिफिशियलिटी, नकलीपना, और दूसरा ग्लैमर। ग्लैमर सब समझते हो ना, चमक धमक। भाई अब तुम फिल्म इंडस्ट्री में हो, तुम देखते हो कोई एक्टर अगर बुढ़ा दिखने लगता है या कोई एक्ट्रेस अगर फैट दिखने लगती हैं या बहुत थिन हो जाती हैं, अलग अलग दिखती हैं, तो हम कैसे कहते हैं अरे यार अभी अच्छा नहीं लग रहा हमें। तो भाई ग्लैमर यानी चमक धमक मेंटेन करनी पड़ती है, टॉप क्लास ड्रेसेस रिपीट नहीं करते ये वो। तो ये 2 चीजें जो है ना, उस्ताद बड़े ही डाउन टू अर्थ थे, बड़े ही सिंपल से थे, तो उनको ये चीजें फिल्म इंडस्ट्री की नहीं पसंद थी। ओके, ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। फटाफट से बताओ आंसर यार इसका। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was the first Indian to be invited to perform at the prestigious dash in the USA. Lincoln Center Hall, Finlandia Hall, Carnegie Hall या Bridges Hall of Music. उस्ताद जो है पहले हिंदुस्तानी बने थे जिन्हें इनविटेशन मिला था, यानी न्योता मिला था टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस, यानी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध डैश जगह थी यूएसए में। तो पीछे इस जगह की बात करी थी, इजी सा आंसर है ए, लिंकन सेंटर हॉल। लिंकन सेंटर हॉल यूएसए में इन्हें परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाया गया था, और ये पहले भारतीय थे जिन्हें बुलाया गया था। क्लियर है बिल्कुल? चलिए, उम्मीद करती हूँ सबने आंसर दे दिए हैं। कितने क्वेश्चन से? टोटल 45 क्वेश्चन से। तो क्या काम बोला पलक मैम ने? अपना स्कोर कैलकुलेट करना है, जितने भी आए 45 आउट ऑफ 40 आए,
35 आए, 42 आए, 45 आए, उतने मार्क्स आप लिख दो एंड देन आपको ये ध्यान रखा है कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द क्विज आपको फुल मार्क्स आने चाहिए। क्लियर है कि नहीं? घबराने नहीं कि मैम बहुत कम आ गए, बहुत कम आ गए, कोई बात नहीं, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, चलते रहो, जो गलतियां हैं उन्हें सुधारो। मैं एवरी टाइम मैं हमेशा एक चीज ये मानती हूँ, गलती करना इज नॉट रॉन्ग, गलती सबसे होती है, लेकिन उस गलती को सुधारना इज योर पार्ट। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है कि सभी स्टूडेंट्स अपनी जो भी मिस्टेक्स हैं उन्हें सुधारेंगे एंड आई ऑल्सो होप कि इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं हम हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।